नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में आज गर्मागर्म बहस हुई। बहस के अंत में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आए। सीएम शिवराज और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बीच तीखी बहस हुई। ये रिपोर्ट जरा देखिए। सदन में संग्राम, ओबीसी आरक्षण पर आर पार, कमलनाथ का वार, सीएम का पलटवार। विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त संग्राम हुआ। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है। माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिनांक 19 मार्च 2019 में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा के 14% करने वाली बात शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाके ये पूछा कि क्या ये सगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा, और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। आपने पीएससी का भी खत्म करवा दिया। 27% आरक्षण भी शासकीय सेवाओं में मिले, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने केवल दिखावा किया था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं सदन की कार्यवाही के बारे में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सरकार का फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं या और क्या रास्ते हो सकते हैं, सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव हो तो इसी शर्त पर हो कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इसके पहले स्थगन प्रस्ताव पर कमलनाथ ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाएं। अब हम साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मत से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार के रवैये पर निशाना साधा। सरकार तो ऐसी है कि पहले छीनो, अधिकार जो मिले हुए हैं पहले उसको छीनो और फिर जताओ कि हमने किया। इसी तरह ओबीसी का 27% जो आरक्षण कांग्रेस सरकार ने किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने, पहले इन्होंने रोकने का काम किया कोर्ट में, जबकि सिर्फ 3 विभागों में रोक लगी थी, संपूर्ण जगह रोक नहीं लगी थी। साल भर लगा दिया रोक समझने में, और पता नहीं लाखों नौजवान सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा से वंचित हुए पिछड़ा वर्ग के लोग। बाद में उनको समझ में आया और जो नोटिफिकेशन हमारी सरकार ने किया था कैबिनेट से, विधानसभा में जो पारित किया था, उसी को री नोटिफाइड करके अब बोलते कि उसको हमने लागू किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया है। अब इस मामले पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दोनों ही दलों में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। सीएम ने सदन में कहा कि हमारी सरकार की नीति सामाजिक न्याय की रही है, पिछड़े वर्ग के कल्याण में कसर नहीं छोड़ी जाएगी, न छोड़ी है। ओबीसी को नीट परीक्षा में 27% आरक्षण केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपकी वजह से ही पीएससी परीक्षा में भी स्टे लगा। हाल ही में हमने 8,800 पदों पर भर्ती की है। 27% आरक्षण हमने दिया है। मैं आपको बता, ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्यायालय ने स्थगन दिया है, उनमें
14% रहेगा, लेकिन जिनने स्थगन नहीं किया उनमें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कहते हुए गर्व है 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। इस सरकार की सदैव से ये नीति रही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिनांक 19 मार्च 2019 में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा के 14% करने वाली बात शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाके ये पूछा कि क्या ये स्थगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा। और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। आपने पीएससी का भी खत्म करवा दिया। इधर पंचायत चुनाव से जुड़ी सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में साल 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवाने के राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। हम लोग यहाँ पे आए थे रोटेशन को लेके। रोटेशन क्यों जरूरी है, रोटेशन की संविधान की मंशा क्या है रोटेशन करने के पीछे, वो मैंने कोर्ट को अवगत कराई। कोर्ट में ये बताया कि नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए, वुमेन्स के लिए और सोसाइटी के ऑल कॉर्नर से लोग इन्वॉल्वमेंट हो डेमोक्रेसी में, यही परिकल्पना थी संविधान की। और ये जो संविधान की परिकल्पना के खिलाफ में जो इस तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये डिक्लेयर हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो पब्लिक मनी और पब्लिक एक्सचेकर है, जो गवर्नमेंट मशीनरी जो मिसयूज होगी, उससे पब्लिक का ही लॉस होगा। हमारे वकील की सारी दलीलों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया से कि कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए उन्होंने प्रदेश सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि चलते चुनाव में ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता कि उस चुनाव को रोके, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि निर्वाचन आयोग को और सरकार को ये देखना चाहिए कि चुनाव संविधान के दायरे में हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इन्हीं सभी बात को लेकर हम पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, एक तरफ ओबीसी के आरक्षण का मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर मानहानि का मामले से लेकर विधानसभा में भी आज गर्मा गर्म बहस हुई और पॉलिटिकल माइलेज उसके ऊपर कैसे मिल सके, दोनों सियासी दलों की कोशिश तो यही नजर आ रही है कि कौन हितैषी है ओबीसी का, यह बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन रोटेशन का मामला जो है वो भी कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हालांकि अंतरिम राहत देने से इनकार किया, लेकिन 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया है, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है कि 2014 का नोटिफिकेशन जो है उसके आधार पर चुनाव कैसे हो रहा है। देखिए, बिल्कुल हम अगर सुबह से ही बात करें इस मसले को लेकर के, तो विधानसभा की शुरुआत जो थी वो बेहद हंगामेदार रही और दिन भर जो तमाम बयानबाजियों का दौर चला। खुद सूबे के मुखिया ने इस प्रकार से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया और कांग्रेस भी इस प्रकार से हमलावर थी। कहीं ना कहीं ये तस्वीर सामने आई कि ओबीसी हितैषी होने का दावा दोनों ही पार्टियां करती रही और किसने क्या किया ओबीसी वर्ग के लिए, इसका एक लंबा चौड़ा बखान हमें आज विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन देखने को मिला। बहरहाल अगर हाईकोर्ट की बात करें तो आज सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लगी हुई थी। कहीं ना कहीं वही
तस्वीर दोहराई जो विगत दिनों जब विवेक तनखा पैरवी करने आए थे। यही मुद्दे थे, यही ग्राउंड्स थे और बहस का पहलू भी यही था। और सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर भी नोटिस कर दिया। इसके पूर्व वाले मामले में भी नोटिस हुआ है। इसकी सुनवाई नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में है और संभवतः इस मामले को भी तभी एक साथ जो है अब हाईकोर्ट सुनेगा। इस सुनवाई से यह भी स्पष्ट हो गया कि संवैधानिक पहलुओं का पालन पुनीत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नहीं किया गया। और जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सामने आ गए कि राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार ही मध्य प्रदेश में नहीं है, रोटेशन का पालन भी सरकार ने यहां पर नहीं किया, वो दूसरा पहलू है। तो तमाम जो प्रावधान कानून के अंतर्निहित है और संविधान के अंतर्गत आते हैं, उन पहलुओं को जब पालन नहीं हुआ तो इस यही वजह है कि नोटिस जो है वो प्रदेश सरकार को, निर्वाचन आयोग को जारी किए गए हैं। अगर लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस मामले पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी ओबीसी वर्ग की सीटें हैं उन्हें आप सामान्य करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह पुनीत, जिसपे शायद आज किसी का ध्यान नहीं गया, कि इलेक्शन कमीशन ने आज रात 12 बजे तक का समय सरकार को दिया था उन तमाम ओबीसी सीटों को सामान्य करने का। लेकिन फिलहाल अब तक कोई हरकत इस मसले पर सामने नहीं आई है। देखना होगा कि आगे क्या कदम सरकार के होते हैं। जी, हाई कोर्ट ने, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को जो 2 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है, इसके अलावा क्या कुछ टिप्पणी की है 2014 के नोटिफिकेशन को लेकर? देखिए, विस्तृत बहस चूंकि जब कोर्ट खत्म हो रही थी तब इस मामले का नंबर आया और करीब 20 मिनट के आसपास तक इस पूरे मसले पर पुनीत बहस चली। याचिकाकर्ता की ओर से जो अधिवक्ता है वो लगातार पैरवी कर रहे थे और बताया कि किस प्रकार संविधान के 243 धारा की उपधारा के तहत निहित है कि रोटेशन का पालन करना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने अंत में सिर्फ यही बात कही कि हम बाध्य हैं संविधान की धारा 243 के तहत, जो ये कहती है कि अगर एक बार किसी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कम से कम हाई कोर्ट तो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास भले ही ये कहीं ना कहीं पावर निहित है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट इस मामले में बौना है और इस मसले पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। इसके पहले का ऑर्डर भी कुछ इस पे लागू भी होगा, जो कि ऐसे ही आज का विगत दिनों हाई कोर्ट सुन चुका है। तो कहीं ना कहीं तस्वीर वैसे स्पष्ट सुबह ही थी कि शायद अंतरिम राहत ना मिले, क्योंकि ऐसे ही मामले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक से इनकार किया है। तो परिणाम तो यही होना था। लेकिन बेशक एक लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने माना कि संवैधानिक पहलुओं का पालन चुनाव प्रक्रिया में नहीं हुआ है और यही वजह है कि नोटिस जो है वो प्रदेश सरकार को और निर्वाचन आयोग को सर्व किए गए हैं। इसके अलावा सैयद जाफर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं कि वो एक मामला उठाएंगे। क्या है ये मामला? सैयद जाफर क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, सैयद जाफर इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि अब वेकेशंस लग चुके हैं पुनीत, आप और हम भी समझ रहे हैं, और 3 जनवरी के आसपास जब वेकेशंस ओवर होंगे, सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट खुलेगा, तब तक पंचायत चुनाव की तस्वीर भी काफी आगे बढ़ चुकी होगी। ऐसे में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या रुख अख्तियार करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी फिलहाल के तौर पर तो तस्वीर, अभी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका पालन होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है। आज रात 12 बजे तक का समय सरकार के पास है कि क्या वो ओबीसी सीटों को सामान्य करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर नहीं करती है तो कल इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होगा? क्या वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगा, नोटिस करेगा, या किस प्रकार से आगे कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। असमंजस की स्थिति प्रत्याशियों पर है कि आखिर वो क्या करें। फिलहाल ओबीसी सीटों पर किसी प्रकार का नामांकन नहीं लिया गया। पहले और दूसरे चरण के लिए 20 की तारीख जो थी वो अंतिम थी, 23 तारीख तक नाम वापस लेने की तारीख है। ऐसे में जो सीटें छूट गई है, जबलपुर में ही 1600 से ज्यादा सीटों पे नामांकन नहीं लिए गए, अलग अलग पदों पे। मध्य प्रदेश की तस्वीर में हजारों ऐसे पद जिसमें नामांकन नहीं लिए गए, तो उनका क्या होगा? ये तमाम जो सवालात हैं वो खड़े हो रहे हैं और संभवतः ये हम कह सकते हैं कि आज या कल में तस्वीर स्पष्ट होगी कि सरकार आखिर क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल। और वैसे आज विधानसभा में यह साफ कर दिया गया है कि ओबीसी सीटों के साथ ही पंचायत चुनाव हो, ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हो, इसको लेकर सरकार सहमत है और 1-2 दिन में इस पर फैसला लिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। तो मामला काफी उलझा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे करके तस्वीर साफ जरूर होगी, क्योंकि प्रतीक जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि 21 तारीख तक का निर्वाचन आयोग ने समय दिया था कि 21 तारीख की रात तक आप री नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं ओबीसी सीटों को जनरल करने के लिए। लेकिन सरकार कह रही कि हम ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त यहां छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित हो सकती है। कल से अनिश्चितकाल तक के लिए संसद स्थगित हो सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है और
इस बीच खबर ये कि शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबर ये कि अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित हो सकती है और कल से ही इसका स्थगन हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें कई अहम विधेयक जो हैं उन पर चर्चा हुई है, पास भी हुआ है दोनों सदनों से। आज ही अगर बात की जाए तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने को लेकर जो विधेयक है वो पास हो गया है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह कि शीतकालीन सत्र जो है वो कल से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनूप, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है संसद कल से, ऐसी खबरें हैं, क्या है जानकारी? देखिए बिल्कुल, देखिए एक दिन और संसद का सत्र था, लेकिन जो आज सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल जो है वो सत्र स्थगित किया जा सकता है। और जिस तरीके से आपने भी देखा कि लगातार राज्यसभा में हंगामा चल रहा है, हालांकि जो विधायी कार्य है वो भी लगातार जारी था। और आज भी हमने देखा कि लोकसभा में एक जो बड़ा बिल था, द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, वो दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जो विधायी कार्य हैं सरकार के वो लगातार हुए इस सत्र में। और चूंकि ये एक दिन और अधिक था, उसके बावजूद जो है वो सरकार कल दोनों सदन जो है वो स्थगित कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस जानकारी के लिए। तो शीतकालीन सत्र जो है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, कल से अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है, खबरें ऐसी हैं। और जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तुर्की से लौटे युवक ने स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया। तुर्की से जो युवक लौटा था ये कोरोना पॉजिटिव आया है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसके सैंपल भेजे गए हैं और एयरपोर्ट पर मुस्तैद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस युवक को ट्रेस किया था। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल के कोविड केयर सेंटर में उसे रेफर किया गया। ये युवक के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के संदेह पर उसके परिजनों पर, युवक पर, दोनों पर नजर रखी जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर तुर्की से ये युवक लौटा था और ये कोरोना संक्रमित पाया गया है। लेकिन इसके बाद जब इसे ट्रेस किया गया, जब इसकी जांच की गई, संक्रमण कोरोना का पाया गया, इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि कौन सा वेरिएंट है, इसको जानने के लिए सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन हड़कंप मचा दिया युवक ने स्वास्थ्य महकमे में। क्या वजह है जानते हैं, प्रतीक हमारे संवाददाता जबलपुर से जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखिए पुलिस तुर्की से ये युवक जो है वो लौटा था और उसके बाद कहीं ना कहीं जब इसका सैंपल एयरपोर्ट पे लिया गया तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है और इस मामले में हड़कंप मचा है, क्योंकि ओमिक्रॉन अभी विश्व भर में दहशत फैलाए हुए है और अब तक शहर ओमिक्रॉन की दस्तक से अछूता है। और यही हम चाह रहे थे कि किसी भी लिहाज से ओमिक्रॉन की दस्तक शहर में ना हो, लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही एयरपोर्ट प्रबंधन ने विगत दिनों की थी कि वो सूची नहीं दे रहा था यात्रियों की, इस लिहाज से स्वास्थ्य महकमे ने अपनी एक टीम वहां पर तैनात की थी और जैसे ही युवक पॉजिटिव पाया गया तो तत्काल उसे मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा बेहद अलर्ट है और जो भी इस शख्स के संपर्क में आए उन तमाम लोगों की हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और तत्काल रूप से उन्हें कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश अभी यहाँ स्वास्थ्य महकमे की है। हड़कंप भरा माहौल है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसका सैंपल भी भेज दिया गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अगर जल्द आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिलहाल मरीज को जो है मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है। तुर्की से ये जो युवक है ये वापस शहर आया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आधार डेटा को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने वाले बिल को संसद में बिना चर्चा के पास किए जाने पर अपनी चिंता जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ बताया और कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह पत्र लिखा है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आधार डेटा को चुनाव पहचान पत्र से जोड़ने वाले बिल को संसद में बिना चर्चा के पास किए जाने पर अपनी चिंता जताई है।
दोनों सदनों में पास हो चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ बताया है और कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा है, अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।